नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन में हम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। एम्स बिलासपुर का किया गया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। 750 बेड और 64 आईसीयू बेड की सुविधाएं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को ट्वीट कर घर में नजरबंद किए जाने का आरोप लगाया है। इस बीच श्रीनगर पुलिस ने भी उनके आरोपों पर सफाई पेश की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना दिवस है। साल 1925 में इस दिन महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस की स्थापना हुई थी। नागपुर के रेशम बाग में संघ का वार्षिक विजयादशमी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश में पहली बार महिला विधायकों के लिए विशेष सत्र की चर्चा से उत्साहित योगी आदित्यनाथ सरकार अब 10 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था पर विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। इस माह के अंत में या नवंबर के पहले हफ्ते में विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। दसरा रैली को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट अभी भी आमने सामने है। कोर्ट ने अपने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को दादर के शिवाजी पार्क में दसरा रैली की अनुमति दी। तो चलिए बुलेटिन की खबरों को देखते हैं विस्तार से और बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के नवनिर्मित एम्स का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। 1470 करोड़ रुपए की लागत से बने इस अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आधारित साल 2017 पीएम मोदी ने ही रखी थी। यह एम्स 240 एकड़ में फैला हुआ है। 750 बेड वाले इस अत्याधुनिक अस्पताल में 18 स्पेशलिटी और 17 सुपर स्पेशलिटी विभाग है। साथ ही में 18 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और 64 आईसीयू बेड की भी सुविधाएं हैं। दावा है कि विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में पहाड़ में भी 24 घंटे आपातकालीन सेवाओं और डायलिसिस की सुविधाएं मिल पाएगी। अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी आदि आधुनिक डायग्नोस्टिक मशीन भी यहाँ पर अस्पताल में मौजूद है। गंभीर रोगों के उपचार के लिए भी राज्य के लोगों को पीजीआई चंडीगढ़, एम्स दिल्ली या फिर पंजाब के प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा अमृत फार्मेसी और जन औषधि केंद्र के साथ साथ 30 बिस्तरों वाले आयुष ब्लॉक को भी एम्स में बनाया गया है। पीएम मोदी ने बिलासपुर लोहारू मैदान में विजयादशमी के मौके पर रणसिंगा फूंक और विजय शंखनाद किया। पीएम मोदी का सीधा इशारा विधानसभा चुनाव की ओर रहा। मोदी ने जयराम ठाकुर को कार्यों की सराहना की, उन्हें बधाई दी। बिलासपुर में एम्स और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन करने के महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन कई मायनों में अहम माना जा रहा है। शिवसेना में विभाजन के बाद उद्धव ठाकरे और सीएम एकनाथ शिंदे के खेमों की ओर से मुंबई में दशहरा रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। 56 साल के इतिहास में यह पहली बार है जब दशहरा रैली के दिन शिवसेना की 2 रैलियां अलग अलग जगहों पर आयोजित हो रही है। इस रैली के दोनों ही खेमों के बीच शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। रैलियों में लाखों समर्थकों के जुटने की संभावना के बीच मुंबई पुलिस ने सुरक्षा को लेकर कई इंतजाम किए हैं। जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती है। बाहर से आ रही सभी वाहनों पर निगरानी रखी जा रही है। दशहरा रैली में दोनों दिग्गज नेता महज 5 किलोमीटर की दूरी पर समर्थकों को संबोधित करेंगे। शिवाजी पार्क में शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए कहा कि कटप्पा को शिवसेना सैनिक माफ नहीं करेंगे। आज जो सीएम है वो कुछ समय के लिए ही है। कुछ लोग हमें काट रहे हैं, उनको इनका परिणाम भी भुगतना होगा। उन्होंने कहा कि आज का रावण 50 खोखे का हो गया है।
तेलंगाना से बाहर पार्टी का विस्तार करने की महत्वाकांक्षा के तहत प्रदेश में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति ने बुधवार को अपना नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर लिया है। पार्टी की आम सभा में इस संबंध में सर्वसम्मति से प्रस्तावित पारित कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के विभाजन को अलग तेलंगाना राज्य के गठन की मांग के साथ लगभग 2 दशक पहले टीआरएस का गठन किया गया था। अब उसका लक्ष्य भाजपा को टक्कर देना और समान विचारधारा वाले दलों के साथ लाकर राष्ट्रीय ताकत के रूप में उभरना है। जेडीएस के नेता एच.डी. कुमारस्वामी और तमिलनाडु के वीसीके पार्टी के नेता व सांसद टी. तिरुवालाम की उपस्थिति में टीआरएस के अध्यक्ष व तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पार्टी का नाम बदलने का प्रस्ताव पेश किया और बैठक में इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। राव की घोषणा का पार्टी के पदाधिकारियों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया। इस दौरान केसीआर जिंदाबाद, टीसीआर जिंदाबाद, देश का नेता केसीआर, भारत वह आ रहा है, केसीआर रास्ते में जैसे नारे भी लगाए गए। इस मौके पर राव ने कहा कि पार्टी की गतिविधियों का देश भर में विस्तार करने से नाम में परिवर्तन किया गया है और इसके अनुसार पार्टी के संविधान में भी बदलाव किया गया है। उन्होंने ऐलान भी किया कि अब वह देश की यात्रा पर निकलेंगे। भाजपा के खिलाफ मोर्चाबंदी के लिए पिछले कुछ अरसे से कमर कस रहे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी का नाम बुधवार को तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर लिया है। राष्ट्रीय स्तर पर पांव पसारने के उनके दाव ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को सतर्क कर लिया है। पार्टी के सीआर की इस पहल को केंद्र में भी विपक्षी एकता के समीकरण के लिए नुकसानदेह मान रही है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जेडीएस नेता कुमारस्वामी का केसीआर की इस पहल में शामिल होना इस नुकसान के शुरुआती संकेत भी माने जा रहे हैं। राजनीतिक धूमधड़ाके से शुरू हुई इस केसीआर की इस पहल के बावजूद कांग्रेस तथा उसके समर्थक विपक्षी खेमे के दल टीका टिप्पणी से परहेज कर रहे हैं। इन दलों का मानना है कि केसीआर के इस राजनीतिक दाव को ज्यादा तवज्जो देना इसलिए भी मुनासिब नहीं है क्योंकि इसके सहारे विपक्षी खेमे की सियासत में अपनी हलचल बनाए रखना चाहता है। उनका मानना है कि टीआरएस चाहे बीआरएस बन जाए मगर केसीआर का राजनीति आधा तेलंगाना से बाहर नहीं है। दूसरी चर्चा यह भी है कि यहाँ दाल किसी भी दूसरे क्षेत्रीय दल के नेताओं का डर है। यह डर है कि सूबे की सत्ता में होने के साथ अपने संसाधनों के सहारे कुछ राज्यों में ऐसे दलों के साथ राजनीतिक गलभिया भी करने का प्रयास कर रहे जिनके कांग्रेस के साथ रिश्ते सहज नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की स्थापना के बाद हर साल नागपुर में दशहरे पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। साल 1925 के बाद इस कार्यक्रम में कोई पुरुष मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करता आया है, लेकिन यह पहली बार हुआ है। इस प्रोग्राम में संघ की महिलाओं को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। हालांकि 1936 में संघ ने महिला विंग राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना की थी। उस वक्त लक्ष्मीबाई केलकर को बुलाया गया था। संतोष यादव ने एक किस्सा बताते हुए कहा कि एक बार जेएनयू में वह पर्यावरण पर बोल रही थी। तभी एक छात्रा ने उनसे कहा कि हमें रामचरितमानस या गीता पढ़ने के लिए क्यों कहा जाता है। मैंने उन्हें कहा कि ऐसा तो मैंने नहीं कहा है। फिर मैंने उन्हें कहा कि आपने इन पुस्तकों को पढ़ा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं। फिर मैंने उन्हें कहा कि बिना पढ़े आप इन पुस्तकों को लेकर द्वेष क्यों पाल रही हैं। आप पहले इसे पढ़िए। सनातन संस्कृति सृजन की प्रेरणा देता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत विजयादशमी समारोह में शामिल हुए थे। इस अवसर पर पर्वतारोही संतोष यादव, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित रहे। संतोष यादव पहले ऐसी महिला है जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। उन्होंने पहली बार मई 1992 और दूसरी बार मई 1993 में एवरेस्ट चोटी फतह की और ऐसा कर उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। इसके अलावा संतोष कांगचुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला भी है। संतोष यादव का जन्म हरियाणा के रिवानी जिले में साल 1968 में हुआ था। उनके इलाके में लड़कियों को पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन संतोष के परिवार ने उन्हें पढ़ाया और आगे पढ़ाई के लिए उन्हें जयपुर भी भेजा, जहां महारानी कॉलेज से उन्होंने आगे की पढ़ाई की। संतोष यादव को असाधारण काम के लिए साल 2000 में भारत सरकार ने चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया। फिलहाल संतोष यादव भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी में एक पुलिस अधिकारी के रूप में कार्यरत है। साथ ही उन्होंने उत्तरकाशी में नेहरू माउंटेनियरिंग कॉलेज में ट्रेनिंग भी ली थी। अक्सर मेरे आचरण और मेरे व्यवहार से लोग मुझसे पूछते थे, क्या तुम संघी हो?
तो मैं कहती थी बड़े भोले मन से कि वो क्या होता है। मैं संघ के बारे में नहीं जानती थी उस वक्त। मैं एक छोटे से गांव से, प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव से हुई, तो मेरा शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं था। तो मैं उसी उधेड़-बुन में लगी रहती, कैसे अपने शिक्षा का स्तर को ऊंचा करूं। मुझे दुनियादारी से बहुत ज्यादा संपर्क में मन नहीं था, और अक्सर ये संयोग होता था, लोग मुझे कहते थे तुम संघी हो क्या। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने नागपुर में दशहरा रैली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी को लेकर बुधवार को आरएसएस को आड़े हाथ लिया और कटाक्ष करते हुए पूछा कि क्या तेंदुआ कभी अपना चरित्र बदल सकता है। दशहरा कार्यक्रम में भागवत की टिप्पणी पर एक रिपोर्ट को टैग करते हुए दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर पूछा कि सरसंघ चालक के रूप में नियुक्त करेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार भागवत ने दावा किया कि उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कई सिलसिलेवार ट्वीट कर रहा, क्या आरएसएस बदल रहा है? क्या कोई तेंदुआ कभी अपना चरित्र भी बदल सकता है? अगर वे आरएसएस के चरित्र की मूल बातें बदलने के लिए वास्तव में गंभीर है, तो मेरे पास मोहन भागवत के कुछ सवाल है। क्या वे हिंदू राष्ट्र के अपने एजेंडे को छोड़ देंगे? सिंह ने पूछा कि क्या वे किसी महिला को सरसंघ चालक के रूप में नियुक्त करेंगे, और क्या अगला सरसंघ चालक गैर चितवापन ब्राह्मण होगा। उन्होंने पूछा कि अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का व्यक्ति सरसंघ चालक के पद के लिए स्वीकार्य होगा। क्या वे आरएसएस के पंजीकृत होंगे? क्या उनके पास आरएसएस की नियमित सदस्यता भी होगी? सिंह ने यह भी सवाल किया कि क्या आरएसएस अल्पसंख्यकों के लिए अपनी सदस्य का द्वार खोलेगा। उन्होंने ट्वीट किया, यदि मेरे सभी प्रश्नों या शंकाओं का उत्तर सकारात्मक रूप से स्पष्ट किया गया तो मुझे आरएसएस से कोई भी समस्या नहीं होगी। मोहन भागवत, यदि आप ऐसा कर सकते हो तो मैं आपका प्रशंसक बन जाऊंगा। जनसंख्या संतुलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने बुधवार को जनसंख्या विस्फोट की समस्या पर चिंता जताई। सरसंघ प्रमुख आरएसएस ने कहा कि भारत में जनसंख्या पर एक समग्र नीति बनाई जानी चाहिए जो सब पर समान रूप से लागू हो और किसी को इससे छूट नहीं मिले। भारत में तेजी से बढ़ी रही जनसंख्या को समस्याओं को बड़ी वजहों में एक माना जाता है। समय समय पर संस्थाएं एवं विश्लेषक इस ओर इशारा करते रहते हैं। मोहन भागवत में नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय में संघ का परंपरागत दशहरा रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हम जनसंख्या असंतुलन का परिणाम एक बार भुगत चुके हैं। ऐसा केवल हमारे साथ ही नहीं हुआ है, पूर्वी तिमोर, दक्षिणी सूडान और केसवो जैसे देश, इंडोनेशिया, सूडान और सर्बिया जैसे देशों के भूभाग में जनसंख्या का संतुलन बिगड़ने का कारण बन चुके हैं। मोहन भागवत ने कहा, हमें समझना होगा कि जब जब संख्याकीय असंतुलन होता है तब तब उस देश की भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन भी होता है। उन्होंने कहा कि जन्म दर में असमानता के साथ लोभ, लालच, जबरदस्ती से चलने वाला मतांतरण भी जनसंख्या असंतुलन का बड़ा कारण बनता है। हमें इसका भी ध्यान रखना होगा। मोहन भागवत के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ पांथिक आधार पर जनसंख्या संतुलन भी महत्व का विषय है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि किसी भी देश में जनसंख्या असंतुलन उस देश के विभाजन का कारण बन सकता है। सरसंघ चालक ने लगातार दूसरे वर्ष संघ की विजयदशमी रैली में जनसंख्या संतुलन को खतरे के प्रति आगाह किया। इस बयान पर प्रमुख असरुद्दीन अवैसी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि देश पहले ही प्रतिस्थापन हासिल कर चुका है। जब वह जनसंख्या नीति पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे, उन्होंने एक ट्वीट में कहा, हिंदू और मुसलमानों का यदि एक ही डीएनए है तो असंतुलन का है। जनसंख्या नियंत्रण की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चिंता एक बूढ़ी होती है आबादी और बेरोजगार युवाओं को लेकर। मुसलमानों की प्रजनन में दर में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Amazon Great Indian Festival starting 23rd September. रमेश के घर बड़ा वाला टीवी आया, पम्मी जी ने लेटेस्ट फैशन सबको दिलाया, चंचल ने भी नया फोन बढ़िया डील में पाया। अरे बोलो बोलो पूरे मोहल्ले को जानना है। Amazon से लिया
सुपर बड़ी डील्स, नो कॉस्ट ईएमआई और बैंक डिस्काउंट 23 सितंबर से लिया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में कई दिनों से भर्ती समाजवादी पार्टी के संरक्षक तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य में बृहस्पतिवार सुबह कोई भी खास सुधार नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड में और मध्य प्रदेश समेत 11 राज्यों में रेरा एक्ट को लागू करने संबंधी जवाब 4 हफ्तों में मांगा है। अन्यथा इन राज्यों के प्रधान सचिवों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना होगा। संसदीय समितियों में व्यापक फेरबदल, कांग्रेस ने कई संसदीय अध्यक्षता गंवाई। भाजपा के सहयोगियों को मिले 6 प्रमुख पैनल, टीएमसी को समिति की अध्यक्षता नहीं दी। राजस्थान के जयपुर में विराट नगर में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बुलेटिन की खबरों को देखते हुए विस्तार से और बात करते हैं। देश में विजयादशमी का त्योहार मनाया गया। इस दिन पूरी बुराइयों पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कर्नाटक के बेंगलुरु गांव में थी। सोनिया गांधी ने दशहरा के मौके पर यहां स्थित भीमान कोली मंदिर में पूजा की। सोनिया गांधी ने यहां दशहरा की पूजा की है। उन्होंने मंदिर में मत्था टेका और हाथ जोड़े। पूजा करती सोनिया गांधी की तस्वीरें सामने आ रही है। तस्वीरों में सोनिया गांधी मंदिर में हाथ जोड़े नजर आ रही है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। सोनिया गांधी यात्रा में शामिल होने के लिए कर्नाटक पहुंची है। सोनिया इस सोमवार को मैसूर पहुंची। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने बताया कि सोनिया गांधी 6 अक्टूबर को कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। इस रैली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। कांग्रेस में एक तरफ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है तो दूसरी तरफ राहुल के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। इस बीच सोनिया गांधी की मंदिर में पूजा करने की और आरती लेने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीर में सोनिया गांधी बेहद सहज, शांत और सौम्य सी नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि पार्टी नेतृत्व अध्यक्ष चुनाव से दूरी बनाए हैं। वहीं लंबे समय बाद सोनिया को इस तरह से पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ना नए संकेत दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे कांग्रेस ये बताना चाहती है कि उसका मिजाज अब बदल चुका है। वह पूरी तरह से जनता से और उनके मुद्दों से जमीनी स्तर पर जुड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा केरल के बाद कर्नाटक में चल रही है। दशहरा की वजह से अभी यात्रा को 2 दिन का विराम दिया गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। सोनिया गांधी लंबे समय के बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इससे पहले स्वास्थ्य कारणों से सोनिया गांधी पार्टी के प्रचार कार्यक्रम से दूरी बनाए हुए थे। ऐसे में अब सोनिया गांधी को लेकर शामिल होने की कार्यकर्ताओं का उत्साह बड़ा जाजमी है। वहीं राहुल गांधी की यात्रा को एक मजबूत हाथ भी मिलेगा। सोनिया गांधी की मौजूदगी और कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को अधिक प्रभावी ढंग से लोगों के बीच पहुंचा पाएगी। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में कई दिनों से भर्ती समाजवादी पार्टी के संरक्षक तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य में बृहस्पतिवार सुबह कोई भी खास सुधार नहीं हुआ है। उनकी हालात स्थिर बनी हुई है। मुलायम के स्वास्थ्य में सुधार संतोषजनक नहीं है। रिपोर्ट में उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट में ही रखा गया है। यूरिन इन्फेक्शन से पहले मुताबिक जरूर काम हुआ है। ऑक्सीजन लेवल भी अभी भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। क्रिटिकल केयर यूनिट के हेड डॉक्टर यतिन मेहता की टीम इलाज में लगी हुई है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो तथा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव तथा उनके पुत्र बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बुधवार शाम मेदांता अस्पताल में भर्ती सपा संरक्षक मुलायम सिंह को देखने पहुंचे। दोनों ने आईसीयू के बाहर ही खड़े होकर दूर से सपा संरक्षक को देखा। फिर उनके पुत्र तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से स्वास्थ्य के बारे में बात की। करीब 1 घंटे तक अस्पताल में रहने के बाद दोनों दिल्ली चले गए। लालू तथा मुलायम आपस में रिश्तेदार है। लालू की बेटी की शादी मुलायम के परिवार में हुई है। राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की हालत में कोई खास अंतर नहीं है।
इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मेदांता अस्पताल पहुंचकर मुलायम सिंह यादव की सेहत का हालचाल पूछने जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। हरियाणा के सीएम ने बताया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव और परिवार के सदस्यों से मुलाकात भी की। सीएम ने कहा कि अभी भी मुलायम सिंह यादव को रिस्क जोन में है, मगर पहले से हालात में सुधार हुआ है। मिली ताजा जानकारी के मुताबिक मेदांता में भर्ती उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह की सेहत में कोई खास सुधार नहीं हो रहा है। उनकी हालत अभी खतरे से बाहर नहीं है। रविवार से उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। वह अभी ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर हर 2 या 3 घंटे में ऑक्सीजन का प्रेशर कम कर दवाओं का प्रभाव देख रहे हैं। यूरिन इन्फेक्शन कम हुआ है, लेकिन इसके साथ ही मंगलवार रात को लिए गए सैंपल की रिपोर्ट दोपहर में आएगी। देखिए, हमारे मुलायम सिंह यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश स्वस्थ हैं। पिछले कुछ दिनों से यहाँ एडमिट हैं और पिछले 3 दिन से थोड़ा उनकी जो अवस्था है थोड़ा रिस्की है। तो मुझे कामना करते हैं कि जल्दी वो ठीक हो जाए। उनको देख करके आया हूँ। उनके बेटे अखिलेश यादव जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनसे मिलना हुआ है। मैंने उनको भी परिवार के कुशल क्षेम के लिए को कामना की है और साथ ही हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश जी चौटाला वो भी यहाँ एडमिट हैं। उनको भी मिलकर के आया हूँ। प्रभु इन दोनों की सबके स्वास्थ्य की एक प्रकार से शुभकामना करते हुए उनको जल्दी स्वस्थ करे, ऐसी मेरी बात। सर, नेताजी की कैसी कंडीशन है? डॉक्टर से जो बात की है सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश समेत 11 राज्यों में रेरा एक्ट लागू करने से संबंधित जवाब 4 हफ्तों में मांगा है। अन्यथा इन राज्यों के प्रधान सचिव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना होगा। जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ और हिबा कोहली ने खंडपीठ के बुधवार को अगर राज्य सरकार जवाब देने में विफल रहती है तो उनके प्रधान सचिवों को निजी तौर पर अदालत में पेश होना होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि विगत 12 अगस्त से पिछले आदेश के बावजूद 2 सितंबर तक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय ने कोई जवाब नहीं दिया। उत्तर प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मणिपुर, मिजोरम एवं उड़ीसा ने अब तक सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। सर्वोच्च अदालत के आदेश के अनुसार जिन राज्यों ने अब तक जवाब दाखिल नहीं किया है उन्हें ऐसा अब से 4 हफ्तों में करना होगा। अगर ऐसे नहीं हुआ है तो इन राज्यों के प्रधान सचिव और शहरी विकास मंत्रालय को व्यक्तिगत तौर पर अगली सुनवाई होने पर अदालत में पेश रहना होगा, ताकि वह यह बताए कि अदालत उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों न करे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रेरो अधिनियम 2016 में लागू होने के लिए संबंध में केंद्र सरकार के उठाए गए सवालों का जवाब देने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तलब किया था। सुप्रीम कोर्ट में 5 सदस्यीय कॉलेजियम के 2 जजों ने शीर्ष अदालत में 4 जजों की नियुक्ति के प्रस्ताव संबंधी तौर पर लिखित सहमति देने पर आपत्ति व्यक्त की है। प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित के नेतृत्व वाले 5 सदस्यीय कॉलेजियम ने हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता को शीर्ष अदालत के जज के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी। सूत्रों के मुताबिक शीर्ष अदालत में बाकी 4 रिक्तियों के लिए कुछ अन्य नामों पर कॉलेजियम ने विचार विमर्श किया था। प्रधान न्यायाधीश के अलावा कॉलेजियम में जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस के कौले, जस्टिस एस.ए. नजीर और जस्टिस के.एम. जोसेफ शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि दशहरे की छुट्टियों से पहले आखिरी कार्य दिवस 3 सितंबर को कॉलेजियम की बैठक नहीं हो पाई थी क्योंकि कॉलेजियम का एक सदस्य उपलब्ध नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट 10 अक्टूबर को बैठेगा। इसी वजह से हाई कोर्ट ने 3 मुख्य न्यायाधीशों और शीर्ष कोर्ट में एक वरिष्ठ वकील की सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में नियुक्ति पर कॉलेजियम के सदस्य जजों से लिखित स्वीकृति प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया था। परंपरा के मुताबिक उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए संभावित नामों पर चर्चा के बाद कॉलेजियम के सदस्यों पर प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते हैं। बताते हैं कि कॉलेजियम में 2 सदस्यों ने परंपरा तोड़कर सामने सामने बैठक करने की बजाय सर्कुलेशन के जरिए बैठक करने और ऐसे प्रस्ताव पर लिखित स्वीकृति देने पर कुछ आपत्ति जताई है। संसद की संसदीय समितियों में व्यापक फेरबदल किया गया है। मंगलवार को घोषित ताजा फेरबदल में विपक्षी दलों को गृह मामलों और सूचना प्रौद्योगिकी समिति पर 4 प्रमुख सदस्य पैनल में किसी भी अध्यक्षता नहीं दी गई है। इसके साथ ही 6 प्रमुख संसदीय समितियों
गृह, IT, सुरक्षा, विदेश, वित्त और स्वास्थ्य की अध्यक्षता भाजपा और उसके सहयोगियों के पास है। भाजपा ने इसे रूटीन बदलाव कहा है। विपक्षी दलों ने भेदभावपूर्ण करार दिया। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की जगह भाजपा सांसद और उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त IPS अफसर ब्रजलाल को गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे सांसद शशि थरूर को सिंधे गुट के शिवसेना सांसद प्रताप राव जाधव को सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय पैनलों के प्रमुख के रूप में बदलाव गया। पहले तृणमूल कांग्रेस के पास खाद्य और उपभोक्ता मामलों के संसदीय पैनल की अध्यक्षता थी। फेरबदल के बाद TMC को किसी भी संसदीय समिति की अध्यक्षता नहीं दी गई है। राज्यसभा में TMC नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि TMC संसद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी विपक्षी पार्टी एक भी अध्यक्ष नहीं मिला है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी ने स्थायी समितियों के 2 महत्वपूर्ण अध्यक्षों को खो दी है। यह एक कड़वी सच्चाई है। केंद्रीय संसदीय समितियों में फेरबदल किया गया है। विपक्षी दलों के गृह विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी समेत 4 अहम संसदीय समितियों में से किसी में भी अध्यक्ष पद नहीं मिला है। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने IT पर संसदीय समिति की अध्यक्षता खोने के बाद कहा है कि यह भाजपा का कठोर कदम है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार एक निगरानी राज्य की नींव बना रही है, जहां नागरिकों के अधिकार आते हैं और संस्थागत जांच समाप्त हो गई है। संसदीय पैनल में एक बड़ा फेरबदल हुआ। गृह विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, रक्षा विभाग, विदेश विभाग, वित्त विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी 6 बड़ी संसदीय समितियों के अध्यक्ष के पद भाजपा या फिर उनके सहयोगी दलों के पास चले गए। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, जिन्होंने गृह पैनल का नेतृत्व किया, उनकी जगह भाजपा के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP ब्रजलाल को नए अध्यक्ष के रूप में भी नामित किया गया है। सबसे पुरानी पार्टी के लिए एक और नुकसान आज के लिए उस समिति को खोना होगा जिनकी अध्यक्षता को लेकर लोकसभा सांसद डॉक्टर शशि थरूर ने भी की थी। वहीं शिवसेना के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले खड़े के बाद अब 3 बार लोकसभा सांसद प्रताप राव जाधव इसकी अध्यक्षता करेंगे। समय हो चला है कि ब्रेक का, उसके बाद देखेंगे संक्षिप्त खबर। हाँ, बच्चा हमारे पास है। तो आज शाम को ग्वालपाड़ी के पीछे 2,270 रुपए लेके आ जाइयो। 2,270? वो ऑटो डबल भाड़ा मांगता है, कहता है रिटर्न सवारी नहीं मिलती। रैपिडो ऑटो ट्राई कीजिए ना इस बार, सबसे किफायती भी है और घर तक पिकअप भी कर लेगा। सब कुछ ऐप पर है। Rapido Auto. Forget meter. Enjoy every kilometer. भिगोना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, पर कौन बोला? रेसिपी फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। वंडम मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडम मसाला, मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। लखनऊ, राजधानी और आसपास के जिलों में देर रात से ही बारिश जारी है। यह सिलसिला बुधवार सुबह भी जारी रहा और मौसम विभाग ने लखनऊ सहित 51 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया था। वहीं महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रीवास्तव, बहराइच और खीरी में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के कारण मौसम का मिजाज बदल गया है, तापमान नीचे चला गया है। घरों में लोगों ने कूलर और AC बंद कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी यूपी में एक पक चुकी फसलों का सब्जियों के लिए बारिश हानिकारक है। धान की फसल पक चुकी है, ऐसे में नुकसान होने की संभावना है। जबकि पूर्वांचल इलाके में धान की फसल इस बार विलंब से है, तो उसके लिए लाभदायक है। मौसम विभाग के अनुमान मुताबिक कई जिलों में बारिश होगी व मौसम ऐसा ही बना रहेगा। दिल्ली, NCR समेत देश भर में एक और रावण दहन की तैयारी हो गई थी, तो वहीं कुछ जगह बारिश भी होने लगी और इसकी वजह से सिलसिला पिछले कई घंटों से जारी रहा था।
इसके चलते रावण दहन पर भी संकट बना गया और उधर बारिश और तेज आंधी के चलते हापुड़ में पिलखुवा में रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिर गया था। इसके चलते राजधानी समेत कई ट्रेनें बाधित है। फिलहाल इन्हें जयपुर में रोका गया था। बुधवार दोपहर के बाद बिलखुआ रेलवे स्टेशन पर वर्षा के साथ आई तेज आंधी के कारण पेड़ टूटकर रेलवे ट्रैक पर गिर गया। इसके चलते कई ट्रेन आसपास के स्टेशनों पर रोकी गई। हापुड़ स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस में भी ट्रेन रोकी गई। दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा और नोएडा के साथ गाजियाबाद में भी हल्की बारिश हो रही। बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण के स्तर में कमी आ सकती है। दिल्ली और एनसीआर के कुछ इलाकों में बारिश के चलते रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भीग गए। ऐसे में बारिश का दौर जारी रहा तो रावण दहन को प्रक्रिया में बाधा हुई। कहा जा रहा है कि बारिश का यह दौर बुधवार देर शाम तक जारी रहा, जिससे रावण दहन में खलल पड़ी। बड़े मिश्रा मेघालय के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। गवर्नर सत्यपाल मलिक मंगलवार को रिटायर हो गए। उन्हें सेवा विस्तार से नहीं दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मेघालय के नए राज्यपाल भारतीय सेना के पूर्व ब्रिगेडियर है। वह 2017 में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्यरत है। उन्हें मेघालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बी.डी. मिश्रा ने मंगलवार को मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा में नए राज्यपाल का स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा को मेघालय के गवर्नर के तौर पर कार्यभार संभालने के लिए बहुत बधाई। उम्मीद है कि आपका मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा। हम इस सुंदर राज्य में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बी.डी. मिश्रा ने यहां राजभवन में आयोजित एक समारोह में मेघालय के राज्यपाल पद की शपथ ली। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल मिश्रा को मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। वह 2017 से अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है। भारतीय सेना के पूर्व ब्रिगेडियर मिश्रा ने सत्यपाल मलिक की जगह ली है। मेघालय के राज्यपाल रहे मलिक का कार्यकाल 3 अक्टूबर को पूरा हो गया था। शपथ समारोह में विधानसभा के अध्यक्ष बेतबाह लिंगदोह और वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने उन्हें बधाई देते हुए ट्वीट किया, मिश्रा जी को मेघालय के राज्यपाल का कार्यभार संभालने के लिए बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर गए हुए हैं। उन्होंने नवरात्र और विजयादशमी बड़ी धूमधाम से गोरखनाथ मंदिर में मनाई। वहीं बुधवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगा। मौके पर मौजूद अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिए कि हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में जमीन जायदाद और इलाज के मामले आए। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में मौजूद अधिकारियों को जमीन की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया। बहुत से लोग जमीन के विवाद का मामला लेकर पहुंचे थे। इसके अलावा बहुत से इलाज के लिए धन देने की सिफारिश कर रहे थे। उन्होंने 100 से अधिक लोगों की समस्याएं भी सुनी। बुधवार की सुबह हमेशा की तरह तड़क अपने आवास से निकलने के बाद योगी ने सबसे पहले गुरु गोरखनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उनका दर्शन पूजन किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने फिल्म आदिपुरुष में हिंदू देवी देवताओं को गलत स्वरूप में पेश करने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि हिंदू सभ्यता और भारत की संस्कृति में भगवान राम जन जन में बसे हुए हैं। उनका अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिल्म के जरिए हिंदू समाज की भावनाओं पर हमला किया गया है। इसके जितने भी निंदा की जाए कम है। उन्होंने फिल्म में हनुमान जी के गेटअप को लेकर भी फिल्म प्रबंधन को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि फिल्मों में जरिए लगातार भारतीय संस्कृति को बाधित और बदलने का प्रयास हो रहा है। हिंदू संस्कृति और विरासत पर हमें गर्व है। उन्होंने कहा कि संत समाज ने जो कहा उस पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की जरूरत है। संत समाज ने हिंदू समाज की रक्षा के लिए आदिकाल में शंकराचार्य पीठों की स्थापना हुई। जब आक्रांताओं ने हमला किए थे तभी इन्हीं अखाड़ाओं के माध्यम से हिंदू संस्कृति की रक्षा की गई थी। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश में हलचल तेज हो रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नवंबर में मध्य प्रदेश दाखिल होंगी, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी और अमित शाह अक्टूबर में प्रदेश का दौरा करेंगे। इसके अलावा जनवरी में केंद्र सरकार प्रदेश में प्रवासी भारतीय सम्मेलन और राज्य सरकार इन्वेस्टर मीट के जरिए चुनावी माहौल तैयार करेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नवंबर महीने के अंत में जाने की उम्मीद है।
कांग्रेस नेताओं की माने तो प्रियंका गांधी उज्जैन में भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकती है। तय कार्यक्रम के अनुसार भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में 24 और 25 नवंबर को प्रवेश करेगी। राहुल गांधी की इस यात्रा में मध्य प्रदेश के 5 उप यात्राएं जुड़ेंगी। इन उप यात्राओं की जिम्मेदारी कांग्रेस के नेताओं को दी गई। खंडवा, इंदौर, उज्जैन, आंगड़, मालवा में भी ये सभी उप यात्राएं भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ेंगी। पीएम मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश के देश को चीतों की सौगात देने आए। अब 11 अक्टूबर को उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करने आ रहे हैं। उज्जैन में प्रवास के दौरान पीएम नवनिर्मित महाकाल लोक के पहले चरण का लोकार्पण कर सभा को संबोधित करेंगे। केदारनाथ और काशी विश्वनाथ धाम के नवीनीकरण के बाद अब प्रमुख ज्योतिर्लिंग महाकाल परिसर को भव्य स्वरूप दिया गया है। पीएम के इस कार्यक्रम के बाद प्रवासी भारतीय सम्मेलन और केरल भेदवा परियोजना के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी पीएम को मध्य प्रदेश बुलाने की तैयारी की जा रही है। जबकि दूसरी तरफ 1.25 माह के अंतराल के बाद गृह मंत्री शाह का मध्य प्रदेश का दौरा भी तय किया है। इससे पहले 21 अगस्त को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राजधानी भोपाल पहुंचकर 4 राज्यों मुख्यमंत्रियों के साथ मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भाग लिया था। इस दौरान उन्होंने सत्ता और संगठन के दिग्गज नेताओं से प्रदेश को लेकर फीडबैक दिया है। इस बीच 16 अक्टूबर को एक बार फिर से ग्वालियर आ रहे हैं। वे यहाँ कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा प्रदेश के संगठन के नेताओं से भी चर्चा करेंगे। चुनाव को देखते हुए भाजपा हाईकमान का पूरा फोकस चुनावी राज्यों पर है। इसके चलते संगठन के केंद्रीय पदाधिकारियों ने भी अपने प्रवास तेज कर दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच खींचतान का दौर नया नहीं है। चुनाव नीति को लेकर दोनों पार्टी एक दूसरे को निशान बना चुकी है। अब दिल्ली के बात करी जाए तो फिर इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर हमला बोला है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बड़े त्योहार पर बीजेपी वाले बड़ा संकट खड़ा करते हैं, हर त्योहार खराब करते हैं। बीजेपी द्वारा मनोनीत उपराज्यपाल ने बीजेपी के षड्यंत्र में हिस्सा लेते हुए वे काम किया है, जिसका बीजेपी कई सालों से प्रयास कर रही है। बीजेपी का प्रयास देखा जा रहा है कि गरीब तबके के लिए जहाँ जहाँ सब्सिडी या सुविधाएं मिल रही है उसे रोका जाए। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बिजली सब्सिडी मामले में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए आदेश दिए हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा प्राइवेट कंपनी BSES टेलीकॉम को सब्सिडी का पैसा देने के मामले में मुख्य सचिव को जांच करने को कहा है। एलजी ने मुख्य सचिव को रिपोर्ट 7 दिन में सौंपने को कहा है। एलजी कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ वकीलों और न्यायविदों सहित शिकायतकर्ताओं ने बिजली कंपनियों को सब्सिडी भुगतान में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी, जिसके बाद अब एलजी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल दिल्ली सरकार या फिर BSES टेलीकॉम को तरफ से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के बीकेसी मैदान में शिवसेना के अपने गुट की रैली संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे को संबोधित करते हुए कहा कि आपने बाला साहेब के विचारों को छोड़कर वैचारिक व्यापचार किया। गद्दारी हमने नहीं आपने की है। जिस तरह उद्धव ठाकरे शिवाजी पार्क में अपने समर्थकों के सामने मंच पर माथा टेकर प्रणाम किया, उसी तरह बीकेसी मैदान में एकनाथ शिंदे ने भी मंच पर अपने समर्थकों के सामने माथा टेका और उद्धव ठाकरे द्वारा खुद पर लगाए जा रहे आरोपों को जमकर जवाब दिया। बाला साहेब रिमोट से सरकार चलाते थे, अपने तो अपनी ही सरकार का रिमोट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हाथ में दे दिया। शिंदे ने कहा कि बाला साहेब के विचारों को तिलांजलि देने वालों के शिवाजी पार्क में बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्हें शिवाजी पार्क में ही स्थित बाला साहेब ठाकरे की समाधि पर माथा टेक कर अपने विचारों से गद्दारी करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति में कई मायनों में अहम माना जा रहा है। शिवसेना में विभाजन के बाद उद्धव ठाकरे और पीएम एकनाथ शिंदे को खेमे की ओर से मुंबई में 2 दशहरा रैलियों का आयोजन किया जा रहा था। 56 साल से इतिहास में यह पहली बार हुआ था जब दशहरा के दिन शिवसेना की 2 रैलियां अलग अलग जगहों पर आयोजित हो रही। इस रैली को दोनों ही खेमों में बीच प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। रैलियों में लाखों समर्थकों के जुटने की संभावना के बीच मुंबई पुलिस ने सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए। जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती है। बाहर से आ रही सभी वाहनों पर निगरानी रखी जा रही थी। दशहरा रैली में दोनों दिग्गज नेताओं महज 5 किलोमीटर की दूरी पर समर्थकों को संबोधित भी किया।
तेलंगाना से बाहर पार्टी का विस्तार करने की महत्वाकांक्षा के तहत प्रदेश में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति अपना नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर लिया है। पार्टी के आम सभा में इस संबंध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। आंध्र प्रदेश को विभाजन कर अलग अलग तेलंगाना राज्य के गठन की भी मांग के साथ लगभग 2 दशक पहले टीआरएस का गठन किया गया था। अब उसका लक्ष्य भाजपा को टक्कर देना और समान विचारधारा वाले दल को साथ लाकर राष्ट्रीय ताकत के रूप में उभरना है। जेडीएस के नेता एच डी कुमारस्वामी और तमिलनाडु के बीकेसी पार्टी नेता व सांसद टी तिरुवलावन की उपस्थिति में टीआरएस के अध्यक्ष व तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पार्टी का नाम बदलने का प्रस्ताव पेश किया और बैठक में इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। राव की घोषणा का पार्टी पदाधिकारियों ने तालियों की कड़कड़ाहट के साथ स्वागत भी किया और इस दौरान केसीआर जिंदाबाद, टीआरएस जिंदाबाद, देश का नेता केसीआर, प्रिय भारत वह आ रहा है, केसीआर रास्ते में है जैसे नारे भी लगाए गए। भाजपा के खिलाफ मोर्चाबंदी के लिए पिछले कुछ अरसे से कमर कस रहे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर लिया है। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी पसारने के लिए उनके धाव ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को सतर्क कर दिया है। पार्टी केसीआर की इस पहल को केंद्र में विपक्षी एकता के समीकरण के लिए नुकसानदेह मानती है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जेडीएस नेता कुमारस्वामी का केसीआर की तरह इस पहल में शामिल होना एक नुकसान के शुरुआती संकेत भी माने जा रहे हैं। राजनीतिक धूमधड़ाक से शुरू की गई केसीआर की इस पहल में बावजूद कांग्रेस तथा उसके समर्थक विपक्षी खेमे में दल टीका टिप्पणी से परहेज कर रहे हैं। इन दलों को मानना है कि केसीआर के इस राजनीतिक दाव को ज्यादा तवज्जो देना चाहिए, इसलिए भी मुनासिब नहीं है क्योंकि इसके सहारे वे विपक्षी खेमे की सियासत में अपनी हलचल बनाए रखना चाहते हैं। उनका मानना है कि टीआरएस चाहे बीआरएस बन जाए मगर केसीआर का राजनीतिक आधार तेलंगाना से बाहर नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना के बाद हर साल नागपुर में दशहरे पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। साल 1925 के बाद इस कार्यक्रम में कोई पुरुष मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करता आया है, लेकिन पहली बार इस प्रोग्राम में संघ किसी महिला को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। हालांकि 1936 में संघ ने अपनी महिला विंग राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना की थी। उस वक्त लक्ष्मीबाई केरकर को बुलाया गया था। संतोष यादव ने एक किस्सा बताते हुए कहा कि एक बार जेएनयू ने वह पर्यावरण पर बोल रही थी, तभी एक छात्रा उनसे कहा कि हम रामचरितमानस या गीता पढ़ने के लिए को कहा जाता है। उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा तो मैं नहीं कहा। मैंने फिर भी उसका उन्होंने नहीं कहा आपने इस पुस्तक को क्यों पढ़ा है। तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने उन्हें कहा कि बना पढ़े आप इन पुस्तकों को लेकर द्वेष क्यों पाल रहे हैं। संतोष यादव पहली ऐसी महिला है जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। उन्होंने पहली बार मई 1992 में और दूसरी बार मई 1993 में एवरेस्ट चोटी फतह की और ऐसा कर उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा संतोष कांगसू की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला थी। संतोष यादव का जन्म हरियाणा के भिवानी जिले में साल 1968 में हुआ था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने नागपुर में दशहरा रैली के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी को लेकर बुधवार को आरएसएस को आड़े हाथ लिया और कटाक्ष करते हुए पूछा कि क्या तेंदुआ कभी अपना चरित्र बदल सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन बुधवारिया व पूर्व सीएम संकष्टी वगैरह का महसाना की एक अदालत ने समन जारी किया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बी डी मिश्रा ने यहां राजभवन में आयोजित एक समारोह में मंगलवार को मेघालय के राज्यपाल पद की शपथ ली। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा कर रही है तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का बिहार में जनसुराज पद यात्रा बनेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि गैंगस्टर आप सरकार के 6 महीने में पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि कांग्रेस और अकाली दल की सरकारों ने उनका संरक्षण किया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। मंगलवार को उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आईसीयू में शिफ्ट किया गया। बात करते हैं राजस्थान में जयपुर के विराटनगर में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है।
योगी आदित्यनाथ आज यानी कि गुरुवार को पंचकोट पदाधीश्वर आचार्य स्वामी धर्मेंद्र महाराज के देवलोकागमन के बाद उनके उत्तराधिकारी पुत्री सौमित्र शर्मा के चादरपोशी कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी का सुबह करीब 10:30 बजे का विराटनगर पहुंचने का कार्यक्रम है। इस दौरान सीएम की सिक्योरिटी के लिए खुद डीआईजी ने मुआयजा कर सिक्योरिटी व्यवस्था का जायजा लिया। विराटनगर में सीएम योगी के हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए हेलीपैड भी तैयार कर लिया गया है। तभी चादरपोशी कार्यक्रम में राजनैतिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े संत, महात्मा, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों से सहित जयपुर जिले के लोग भारी संख्या में भाग लेंगे, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन चाक चौबंद हो चुका है। वहीं चादरपोशी के बाद विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान पहुंचने को लेकर प्रदेशवासियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। योगी को पहुंचने को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रही है। वहीं योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को देखते हुए भारी भीड़ को नियंत्रित करने में लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का दौरा किया। इस दौरान वे तेंदुए को शावक का दूध पिलाते हुए दिखे। इस दौरान उन्होंने तेंदुओं के 2 बच्चों का नामकरण भी किया। उन्हें चिड़ियाघर के अस्पताल में भी रखा गया है। सीएम योगी इससे पहले 18 मार्च को गोरखपुर चिड़ियाघर आए थे। तब उन्होंने हर और गोरी नाम के 2 घेंचों का केला खिलाया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान में आयोजित वन्य जीव सप्ताह समारोह के समापन कार्यक्रम को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विजयादशमी का पर्व हमें केवल मानव मात्र की रक्षा की प्रेरणा ही नहीं, बल्कि संपूर्ण प्राणियों की रक्षा और संरक्षण के लिए संकल्पित होने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे में इसे लेकर हमें संकल्पित होने की जरूरत है। यही राम राज्य की संकल्पना भी है। कार्यक्रम में हिस्सा लेने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने सफेद बाघिन को उसके बारे में छुड़ा और तेंदुओं को 2 मादा शावकों का नामकरण किया। एक का नाम भवानी तो दूसरे का नाम चंडी रखा गया। एक शावक को उन्होंने अपने हाथ से दूध पिलाया और इसके अवसर पर सांसद रविकिशन, विधायक विपिन सिंह, महेंद्र पाल सिंह, प्रदीप शुक्ला, महापौर सीताराम जायसवाल आदि मौजूद रहे। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को देश में 5G सेवा लॉन्च कर दी है। शनिवार को उन्होंने दिल्ली के प्रगति मैदान में मोबाइल से इंडस्ट्री से जुड़े कई बड़े बिजनेसमैन की मौजूदगी में 5G सर्विसेज की शुरुआत की। इस बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने बताया कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी कि IMSC 2022 के 6ठे संस्करण के साथ राज्यों के आईटी मंत्रियों का डिजिटल इंडिया सम्मेलन 1 अक्टूबर को आयोजित किया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसी दौरान उद्योग के दिग्गज बिजनेसमैन रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी, भारतीय एंटरप्राइजेस के सुनील भारती मित्तल, आदित्य बिरला समूह के कुमार मंगलम बिरला और कई अन्य बिजनेसमैन उद्घाटन में शामिल हुए। IMS के 2022 के उद्घाटन सत्र के बाद रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में इलेक्ट्रॉनिक्स और राज्य मंत्री की उपस्थिति में राज्य आईटी मंत्रियों का डिजिटल इंडिया सम्मेलन आयोजित किया गया था। जियो यूजर्स के लिए बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। रिलायंस जियो ने भारत में 5G सर्विसेज लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। कंपनी जियो की ट्रू 5G सर्विसेज का बीटा ट्रायल यानी कि दशहरा शुरू होने को कर रही थी। यह सर्विस देश के 4 शहरों दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और वाराणसी में शुरू की है। अभी यह सर्विस ऑटो इनोवेशन है यानी कि मौजूदा जियो यूजर्स में कुछ चुनिंदा यूजर्स को इस सर्विसेज का इस्तेमाल करने के लिए इनवाइट भेजा जाएगा। यूजर्स को इसके साथ वेलकम ऑफर भी मिलेगा, जिसके तहत यूजर्स को 1 Gbps तक की स्पीड और अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा। इनवाइटेड यूजर्स इन जियो ट्रू 5G सर्विस का एक्सपीरियंस करेंगे और उनके अनुभव के आधार पर कंपनी विस्तृत 5G सर्विसेज लॉन्च करेगी। विकेट यानी कि हमें आपके ख्याल है, जियो का ट्रू 5G इसी मूल मंत्र पर बना है। इसके तहत जियो 5G से कंपनी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, कौशल विकास, छोटे मध्यम और बड़े उद्यमों, IoT, स्मार्ट होम और गेमिंग जैसे क्षेत्र में प्रमुख से फोकस करेगी। भारत आज दुनिया के उन देशों में है जहां डेटा इतना सस्ता है। पहले 1 GB डेटा की कीमत जहां 300 रुपये के करीब होती थी,
वहीं आज 1 GB डेटा का खर्च केवल 10 रुपये तक आ गया है। आज भारत में महीने भर में एक व्यक्ति मोबाइल पर करीब एवरेज 14 GB डेटा इस्तेमाल कर रहा है। 2014 में इस 14 GB डेटा की कीमत होती थी करीब 4,200 रुपये प्रति महीना, 4,200 रुपया। आज इतना ही डेटा 125 रुपये या ज्यादा से ज्यादा 150 रुपये, 125 या 150 रुपये में मिल जाता है। यानी आज गरीब के, मध्यम वर्ग के मोबाइल डेटा के करीब 4,000 रुपये हर महीने बच रहा है उसके जेब में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया व पूर्व सीएम शंकर श्री वाघेला को महसाना की एक अदालत ने समन जारी किया है। पूर्व गृह मंत्री व सहकारिता नेता विपुल चौधरी के खिलाफ गवाह के तौर पर पेश होने के लिए दोनों को समन जारी किया गया है। कांग्रेस में वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया व पूर्व मुख्यमंत्री शंकर श्री वाघेला को महसाना की एक अदालत ने समन जारी किया है। पूर्व गृह मंत्री और सहकारिता नेता विपुल चौधरी के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में गवाह के तौर पर पेश होने के लिए मोढवाडिया और वाघेला को कोर्ट ने समन जारी किया है। इस बीच अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि कांग्रेस में शंकर सिंह वाघेला को हमेशा स्वागत है। बैठक के मुताबिक एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में मंगलवार को अर्जुन मोढवाडिया और शंकर सिंह वाघेला ने कहा कि उन्हें अदालत ने 6 अक्टूबर के मामले में गवाह के तौर पर पेश होने के लिए तलब किया। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पर अपने फायदे के लिए कानून का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए नेताओं ने कहा कि वे सत्ताधारी पार्टी के लिए किए गए प्रयास का मुकाबला करेंगे और महसाना शहर में एक विशाल रैली भी करेंगे। पिछले महीने गुजरात एसीबी ने विपुल चौधरी को दूधसागर डेयरी का अध्यक्ष रहते हुए लगभग 800 करोड़ रुपए की कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार किया था। मोढवाडिया ने सत्तारूढ़ दल पर सहकारी नेताओं पर उसके सामने आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। गुजरात में कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफे की अटकलों के बीच सौराष्ट्र के विसावदर सीट के कांग्रेस विधायक हर्षद जिबजा ने अपने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आगामी दिनों में वह भाजपा में शामिल हो सकते हैं। गुजरात में कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे की अटकलों के बीच सौराष्ट्र के विसावदर सीट से कांग्रेस विधायक हर्षद जिबजा ने अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आगामी दिनों में वह भाजपा में शामिल हो सकते हैं। सौराष्ट्र के करीब आधा दर्जन कांग्रेस विधायकों के पार्टी व विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफे लेकर भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच मंगलवार को विसावदर सीट से विधायक हर्षद जिबजा ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष निमाबेन आचार्य को सौंप दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने हर्षद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और आगामी 2 या 3 दिन में उनके भाजपा में शामिल होने की संभावना है। पिछले 2-3 दिन से कांग्रेस विधायक ललित वसुया की भी पार्टी व विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने की संभावना थी, लेकिन उन्होंने मीडिया को जारी एक बयान में बताया कि वह किसी भी हालत में कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाला नहीं है। मीडिया में उनके बारे में गलत अफवाह चलाई जा रही है। सौराष्ट्र की विसावदर सीट पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की परंपरागत सीट रही है। केशुभाई लगातार इस सीट से विधानसभा का चुनाव जीत रहे हैं। उनके बाद हर्षद भाई इस सीट से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बी डी मिश्रा ने यहां राजभवन में आयोजित एक समारोह में मंगलवार का मेघालय के राज्यपाल पद की शपथ ली। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल मिश्रा ने मेघालय में राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। वह 2017 में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है। भारतीय सेना के पूर्व ब्रिगेडियर मिश्रा ने सत्यपाल मलिक की जगह ली है। मेघालय के राज्यपाल रहे मलिक का कार्यकाल 3 अक्टूबर को पूरा हो गया था। शपथ समारोह में विधानसभा अध्यक्ष मेतवाह लिंगतोह और वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे। मेघालय के मुख्यमंत्री कनराड के संगमा ने उन्हें बधाई देते हुए ट्वीट किया। मिश्रा जी ने मेघालय के राज्यपाल का कार्यभार संभालने की बधाई भी दी। बी डी मिश्रा मेघालय के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। गवर्नर सत्यपाल मलिक मंगलवार को रिटायर हो गए हैं।
उन्हें सेवा विस्तार नहीं दिया गया। जानकारी के मुताबिक मेघालय के नए राज्यपाल भारतीय सेना के पूर्व ब्रिगेडियर हैं। वह 2017 से अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्यरत भी रहे हैं। उन्हें मेघालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बीडी मिश्रा ने मंगलवार को मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ले ली। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड नंगमा ने नए राज्यपाल का स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा को मेघालय के गवर्नर के तौर पर कार्यभार संभालने के लिए बहुत बधाई। उम्मीद है कि आपका मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा। हम इस सुंदर राज्य में आपका स्वागत करते हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर बिहार से जनसुराग पद यात्रा पर निकले हुए हैं। प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को यह यात्रा शुरू की है। जनसुराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि उन्हें हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से प्रस्ताव मिला था, साथ ही मिलकर काम करते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया है कि वह 3500 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले हैं। पश्चिमी चंपारण में चमुनिया गांव में बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं पटना में हाल ही में नीतीश कुमार से मिला था। दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात के बाद कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन दोनों ही की ओर से इस बारे में कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया गया था। अब प्रशांत किशोर ने इस पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि नीतीश कुमार का मुझे प्रस्ताव मिला था कि एक बार फिर से मिलकर हम काम करते हैं। दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात को लेकर इसलिए भी काफी चर्चा हो रही थी क्योंकि दोनों ही नेता अब अलग रास्तों पर हैं। प्रशांत किशोर ने ऐलान कर कह दिया है कि वह अपनी पार्टी को शुरुआत करेंगे। वह इस पार्टी का ऐलान अपनी पदयात्रा के खत्म होने के बाद करेंगे। वहीं नीतीश कुमार खुद को राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च करने की तैयारी में है। डॉक्टर के लड़के हैं, अपनी बुद्धि से देश भर को जीत कर आए हैं। अब इसलिए वही पैसा लगाएंगे समाज में कि आप जीत कर आइए। पैसे की वजह से कोई बिहार का लड़का पीछे छूटना नहीं चाहिए, ये मेरा संकल्प है। और अगले 2 साल में आप देखिएगा कि कैसे समाज से ढूंढकर सही लोगों को निकालते हैं। आप किसी समाज के हो, पैसा हो ना हो, आप साथ में आइए। बिहार को सुधारने का जज्बा होना चाहिए। आपके पीछे पूरी ताकत व्यवस्था लगाएंगे। बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव को फिलहाल टाल दिया गया है। पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुनाया है। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट ने रोक भी लगा दी है। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षित सीटों को सामान्य में अधिसूचित कर चुनाव कराए जाएंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन आयोग अगर चुनावी तारीख आगे बढ़ाना चाहती है तो बढ़ा सकती है। चीफ जस्टिस संजय करोल और एस कुमार की बेंच ने पटना हाईकोर्ट में यह फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी कार्यक्रम जारी करते हुए लोकल निकायों के लिए 10 अक्टूबर को पहला चरण के मतदान की तारीख तय की थी। इसके साथ ही 12 अक्टूबर को पहले चरण की मतगणना की तारीख भी तय की गई थी। वहीं 20 अक्टूबर को दूसरे चरण की वोटिंग का समय निर्धारित किया गया था। इसके साथ ही 22 अक्टूबर को मतगणना की तारीख तय की गई थी। पटना हाईकोर्ट के फैसले को अब नगर निकाय के चुनाव पर संकट की तलवार लटका रही है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इसी उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्रप्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।